नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम भारत की उस छिपी हुई विरासत को दुनिया के सामने लाएंगे जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया था। यह कहानी किसी मामूली राजा या युद्ध की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस विद्या की जिसने दुनिया को लड़ना सिखाया। आज हम यह साबित करेंगे कि पूरी दुनिया में मशहूर मार्शल आर्ट्स की असली जननी चीन या जापान नहीं, बल्कि हमारा भारत है। हम जानेंगे कि कैसे दक्षिण भारत के मंदिरों और अखाड़ों से निकली एक कला ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। हम उस भारतीय सन्यासी की कहानी भी सुनेंगे जिसने खाली हाथ शेरों से लड़ने की ताकत दुनिया को दी थी। हम अंग्रेजों के उस डर के बारे में भी बात करेंगे जिसकी वजह से उन्होंने भारत की इस विद्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वीडियो में आपको वीरता, अध्यात्म और विज्ञान का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह वीडियो हर उस भारतीय के लिए है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से बेइंतहा प्यार करता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस गौरवशाली गाथा को शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो अपने असली इतिहास से अनजान हैं। तो चलिए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और उस दौर में चलते हैं जब भारत को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कहा जाता था। भारत का दक्षिणी राज्य केरल, जिसे हम ईश्वर का अपना देश कहते हैं, वहीं इस महान कला का जन्म हुआ था। केरल की धरती न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि यह वीरों की भूमि भी रही है। हजारों साल पहले इसी पावन धरती पर कलारीपेट्टू नाम की युद्ध कला का विकास हुआ था। कलारीपेट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी और वैज्ञानिक युद्ध कला माना जाता है, जिसका इतिहास 3000 साल पुराना है। प्राचीन किंवदंतियों और मान्यताओं के अनुसार इस विद्या के जनक भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी थे। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी तपस्या और शक्ति से केरल की भूमि को समुद्र से बाहर निकाला था। जब यह नई भूमि रहने योग्य हुई तो इसकी रक्षा करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। परशुराम जी जानते थे कि समाज की रक्षा के लिए और धर्म को बचाने के लिए एक अनुशासित सेना की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने कलारीपेट्टू की रचना की और इसे अपने कुछ चुने हुए शिष्यों को सिखाया। उन्होंने केरल में एक 108 कलारी यानी अभ्यास केंद्र स्थापित किए और वहां दीप जलाकर इस विद्या का आरंभ किया। कलारी शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां युद्ध का अभ्यास किया जाता है, या जिसे हम आज अखाड़ा कहते हैं। पयट्टू का मतलब होता है लड़ना या युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना, यानी अभ्यास करना। इस तरह कलारीपेट्टू का पूरा अर्थ है युद्ध के मैदान के लिए तैयार होने की कला और विज्ञान। यह विद्या सिर्फ दूसरों को मारने या चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मरक्षा, मन की शांति और शरीर को स्वस्थ रखना था। प्राचीन काल में केरल के हर गांव में एक कलारी हुआ करता था, जो गांव की सुरक्षा का केंद्र था। 7 साल की उम्र से ही बच्चों को कलारी में भेज दिया जाता था ताकि वे अनुशासित जीवन जी सकें। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही यह युद्ध कला समान रूप से सिखाई जाती थी। कलारी में प्रवेश करने से पहले छात्र को अपने गुरु के पैर छूने होते थे और कलारी की मिट्टी को नमन करना होता था। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि विद्या सीखने से पहले विनम्रता का होना कितना जरूरी है। कलारीपेट्टू का अभ्यास शुरू करने से पहले शरीर को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। इसके लिए औषधीय तेलों से पूरे शरीर की मालिश की जाती है, जिसे उड़िचिल कहा जाता है। यह मालिश इतनी विशेष होती है कि इससे शरीर की मांसपेशियां लोहे जैसी सख्त और रबर जैसी लचीली हो जाती हैं। एक योद्धा के लिए उसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है और यह मालिश उसे तैयार करती है। इस तेल की वजह से शरीर में गर्मी पैदा होती है और रक्त का संचार बहुत तेजी से होता है। इससे योद्धा के शरीर में इतनी फुर्ती आ जाती है कि वह बिजली की गति से हमला कर सकता है। कलारीपेट्टू की तकनीकें पूरी तरह से प्रकृति और जानवरों की गतिविधियों पर आधारित हैं। हमारे पूर्वजों ने जंगलों में जानवरों को लड़ते हुए बहुत बारीकी से देखा था। उन्होंने देखा कि एक हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है और एक शेर कैसे शिकार करता है। उन्होंने सांप की फुर्ती और घोड़े की रफ्तार को समझा और उसे इंसानी शरीर के लिए ढाल लिया। इसी आधार पर कलारीपेट्टू में 8 प्रमुख जानवरों की मुद्राएं विकसित की गईं, जिसे वड़ीवू कहा जाता है। सबसे पहले आती है गज वड़ीवू, यानी हाथी की मुद्रा, जो योद्धा को स्थिरता और ताकत देती है। इसमें योद्धा हाथी की तरह अपने पैरों को जमा लेता है ताकि उसे कोई हिला न सके। फिर आती है सिंह वड़ीवू, यानी शेर की मुद्रा, जो दुश्मन पर हावी होने के लिए इस्तेमाल होती है।
इसमें योद्धा शेर की तरह दहाड़ता हुआ और छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ता है। अश्व वड़ीवु यानी घोड़े की मुद्रा, जिसमें योद्धा तेज गति से आगे बढ़ता है और तुरंत अपनी दिशा बदल सकता है। सर्प वड़ीवु यानी सांप की मुद्रा सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसमें शरीर बहुत लचीला हो जाता है। सांप की तरह जमीन से सटकर योद्धा अपने दुश्मन के पैरों पर वार करता है और उसे गिरा देता है। इन मुद्राओं का अभ्यास करने से इंसान के अंदर उन जानवरों जैसी ही शक्तियां जागृत होने लगती हैं। यह न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाता है। कलारीपेट्टू में हथियारों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह कई चरणों में होता है। शुरुआत हमेशा लकड़ी के हथियारों से होती है ताकि शिष्य को चोट न लगे। सबसे पहले लंबी लाठी चलाना सिखाया जाता है, जिसे केट टुकरी कहते हैं। इस लाठी को इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जब शिष्य लाठी चलाने में माहिर हो जाता है, तब उसे लोहे के हथियार दिए जाते हैं। इनमें तलवार, ढाल भाला, खंजर और गदा जैसे हथियार शामिल होते हैं। कलारीपेट्टू का सबसे अनोखा और खतरनाक हथियार उरुमी है, जिसे देखकर ही दुश्मन कांप जाते हैं। उरुमी एक लचीली तलवार होती है जो एक चाबुक की तरह काम करती है। यह आमतौर पर 5 से 6 फीट लंबी होती है और इसे अपनी कमर पर बेल्ट की तरह बांधा जा सकता है। जब इसे हवा में घुमाया जाता है, तो यह एक साथ कई दुश्मनों को काट सकती है। उरुमी इतनी तेज होती है कि अगर चलाने वाले का ध्यान जरा सा भी भटका, तो यह उसका खुद का सिर काट सकती है। इसलिए उरुमी सिखाने से पहले गुरु यह सुनिश्चित करते हैं कि शिष्य का मन पूरी तरह शांत हो। सिर्फ सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद योद्धाओं को ही उरुमी चलाने की अनुमति दी जाती थी। प्राचीन केरल के योद्धा, जिन्हें नायर और चेकावर कहा जाता था, वे इस कला में बहुत निपुण थे। वे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने राजा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते थे। अब हम उस ऐतिहासिक कड़ी की बात करेंगे जिसने भारत को मार्शल आर्ट्स का विश्व गुरु बनाया। आज पूरी दुनिया जिस कुंग फू और कराटे की दीवानी है, उसकी जड़ें भारत से ही निकली हैं। चीन के प्रसिद्ध शाओलिन मंदिर में आज भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इतिहास बताता है कि 5वीं या 6ठी शताब्दी के आसपास एक भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन गए थे। इनका नाम बोधिधर्म था और वे दक्षिण भारत के पल्लव वंश के एक राजकुमार थे। राजकुमार होने के नाते उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला और कलारीपेट्टू का गहरा अभ्यास किया था, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा और उन्होंने संन्यास ले लिया और बौद्ध भिक्षु बन गए। अपने गुरु प्रजातारा के आदेश पर वे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन की कठिन यात्रा पर निकले। यह यात्रा बहुत मुश्किल थी और उन्हें हिमालय के बर्फीले रास्तों को पार करना पड़ा था। जब बोधि धर्म चीन पहुंचे, तो उन्होंने वहां के शाओलिन मंदिर में शरण ली। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर के भिक्षु शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और बीमार थे। लगातार ध्यान और बैठे रहने के कारण उनका शरीर अकड़ गया था और उनमें ऊर्जा नहीं बची थी। वे अक्सर ध्यान करते समय सो जाते थे और अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ थे। बोधि धर्म ने उन्हें समझाया कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क और आत्मा का वास होता है। उन्होंने भिक्षुओं को मजबूत बनाने के लिए कलारीपेट्टू पर आधारित कुछ व्यायाम सिखाने शुरू किए। उन्होंने जानवरों की चाल पर आधारित 18 विशेष तकनीकें सिखाईं, जिन्हें 18 हाथ कहा जाता था। इन अभ्यासों ने भिक्षुओं के शरीर को वज्र जैसा कठोर और मन को शांत बना दिया। धीरे धीरे यही तकनीकें विकसित होकर शाओलिन कुंग फू के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुईं। आज भी शाओलिन मंदिर में बोधि धर्म की मूर्ति लगी हुई है और उन्हें वहां दामो कहकर पुकारा जाता है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि हमारी विद्या ने दुनिया को इतना कुछ दिया। कलारीपेट्टू में सिर्फ लड़ना ही नहीं, बल्कि ठीक करना भी सिखाया जाता है। इसमें एक बहुत ही गुप्त विद्या छिपी है, जिसे मर्म विद्या या मर्म आदि कहा जाता है। मर्म विद्या का मतलब है इंसान के शरीर के उन नाजुक बिंदुओं का ज्ञान जहां प्राण ऊर्जा बहती है। हमारे शरीर में ऐसे 107 मर्म बिंदु होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर इन बिंदुओं पर सही तरीके से चोट की जाए तो इंसान तुरंत बेहोश हो सकता है या मर सकता है। युद्ध के दौरान योद्धा इन्हीं बिंदुओं को निशाना बनाकर बड़े से बड़े दुश्मन को हरा देते थे। लेकिन इस विद्या का सबसे खूबसूरत पहलू इसका चिकित्सा में उपयोग है। इन्हीं मर्म बिंदुओं को दबाकर और मालिश करके कई लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। हड्डी टूटने पर या नसों में दर्द होने पर कलारी चिकित्सा बहुत कारगर साबित होती है। कलारी का गुरु न सिर्फ एक योद्धा होता है, बल्कि वह एक कुशल वैद्य भी होता है। वह जानता है कि जिस हाथ से वह दुश्मन को मार सकता है, उसी हाथ से वह किसी की जान बचा भी सकता है। यही भारतीय संस्कृति की महानता है कि यहाँ शक्ति का उपयोग हमेशा भलाई के लिए होता है।
कलारीपेट्टू का इतिहास हमेशा से इतना आसान नहीं रहा है। इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो उन्हें भारतीय योद्धाओं से कड़ी टक्कर मिली। केरल के राजा पजास्सी राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया था। उनके सैनिकों के पास अंग्रेजों जैसी बंदूकें और तोपें नहीं थीं, लेकिन उनके पास कलारीपेट्टू का कौशल था। वे जंगलों में छिपकर अंग्रेजों पर घात लगाकर हमला करते थे और गायब हो जाते थे। उनकी तलवारों और भालों के सामने अंग्रेजों की बंदूकें कई बार नाकाम साबित होती थीं। अंग्रेज यह देखकर हैरान थे कि भारतीय योद्धा बिना डरे उनकी गोलियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया था कि कलारीपेट्टू भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी है। वे जानते थे कि जब तक भारतीयों के पास यह युद्ध कला है, उन्हें पूरी तरह गुलाम बनाना नामुमकिन है। इसलिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाक और क्रूर कदम उठाया। 1804 में ब्रिटिश सरकार ने कलारीपेट्टू के अभ्यास पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि जो भी हथियार रखेगा या कलारी का अभ्यास करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अंग्रेजों ने गांव-गांव जाकर कलारी केंद्रों को तोड़ दिया और हथियार जब्त कर लिए। उनका मकसद था कि भारतीयों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया जाए। कई दशकों तक ऐसा लगा कि यह महान कला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे पूर्वजों की इच्छा शक्ति अंग्रेजों के कानूनों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। गुरुओं ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस विद्या को गुप्त रूप से जीवित रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने घरों के पीछे गहरे गड्ढे खोदे ताकि बाहर से किसी को कुछ दिखाई न दे। वहां रात के अंधेरे में वे अपने शिष्यों को यह कला सिखाते रहे और अभ्यास करवाते रहे। वे जानते थे कि यह विद्या उनकी पहचान है और इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। गुरु और शिष्य की इस परंपरा ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर इस कला को जिंदा रखा। यह संघर्ष बताता है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो इस कला ने फिर से खुली हवा में सांस ली। आजादी के बाद कलारीपेट्टू को पुनर्जीवित करने के लिए कई बड़े आंदोलन चलाए गए। केरल सरकार और कई सांस्कृतिक संस्थाओं ने इसे बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया। आज कलारीपेट्टू न केवल केरल में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। हजारों विदेशी पर्यटक हर साल भारत आते हैं, सिर्फ इस कला को सीखने और समझने के लिए। वे यहाँ महीनों रहकर गुरुओं के सानिध्य में कड़ी तपस्या करते हैं और भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। आजकल फिल्मों में और डांस में भी कलारीपेट्टू का बहुत सुंदर प्रयोग किया जा रहा है। कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों में भी कलारी की मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। यह कला हमें सिखाती है कि अनुशासन और संयम जीवन में कितना जरूरी है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कलारीपेट्टू का महत्व और भी बढ़ गया है। यह युवाओं को नशे और बुरी आदतों से दूर रखकर उन्हें एक सही दिशा दिखाता है। यह शरीर को स्वस्थ रखता है और मन को तनाव मुक्त करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी यह आत्मरक्षा का एक बेहतरीन साधन है, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। कलारीपेट्टू हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें गर्व करना सिखाता है। हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, बल्कि यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सरकार ने भी अब इसे खेलों में शामिल करके इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलारीपेट्टू को शामिल करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे देश भर के युवाओं में इस कला के प्रति रुचि जागी है और वे इसे अपना रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां ऐसी विद्याओं का जन्म हुआ। दुनिया के पास अगर आधुनिक हथियार हैं, तो हमारे पास हजारों साल पुराना ज्ञान और अनुभव है। बौद्ध धर्म का वह त्याग और परशुराम जी की वह दृष्टि आज भी हमें राह दिखा रही है। कलारीपेट्टू के एक एक दांव में हमारे इतिहास की वीरता और संघर्ष की कहानी छिपी है। जब एक योद्धा हवा में छलांग लगाता है, तो वह सिर्फ कसरत नहीं कर रहा होता है, वह उन हजारों साल पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा होता है जो उसे विरासत में मिली हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं संभालेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएंगी। इतिहास गवाह है कि जो सभ्यताएं अपनी जड़ों को भूल जाती हैं, वे समय के साथ मिट जाती हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस धरोहर को सम्मान दें और इसे आगे बढ़ाएं। आज के इस वीडियो में हमने कलारीपेट्टू के हर पहलू को बहुत गहराई से जानने की कोशिश की है। हमने देखा कि कैसे एक विचार ने एक पूरी युद्ध पद्धति को जन्म दिया और दुनिया को बदल दिया। हमने उन गुमनाम नायकों को भी याद किया जिन्होंने अपनी जान देकर इस कला को बचाया। उम्मीद है कि भारत की इस महान गाथा को सुनकर आपका मन भी गर्व से भर गया होगा। हमें अपने भारतीय होने पर और अपनी सनातन संस्कृति पर हमेशा गर्व होना चाहिए।
ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हम वीरों की संतान हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, बल्कि यह संघर्ष और विजय का इतिहास है। आज की यह चर्चा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पास और कितना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। हमारे वेदों और पुराणों में ज्ञान का ऐसा ही भंडार छिपा हुआ है जिसे दुनिया अब समझ रही है। योग और आयुर्वेद की तरह ही कलारीपेट्टू भी भारत का दुनिया को एक अनमोल तोहफा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक बार फिर वही छोटी सी विनती है। अगर आपको आज का यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक हमारी मेहनत का फल है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। भारत के इस गौरवशाली इतिहास को अपने दिल में बसाए रखें और हमेशा सिर उठाकर चलें। अंत में एक बार फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।